2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। 2024 में आपका पेपर कैसा होगा, जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। और यह जो मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ हिंदी विषय का, इसे आज के वीडियो में पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा और मैंने हिंदी विषय के और भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के द्वारा। आप यदि देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे और उन मॉडल पेपर को भी मैंने सॉल्व कराया है, आप वहां से भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में और इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है, सम्मिलित किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, आपको पेपर में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा कितना, 70 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। जो पेपर आपको मिलेगा 2 खंडों में विभाजित हुआ देखने को मिलेगा, खंड आ में और खंड बा में। तो खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कितने अंक के, 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर आपको बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर खंड आ जो कि इस प्रकार से है, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है भारतेंदु युग की कालावधि क्या है, यानी भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1700 से 1800 ईस्वी, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1930 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1890 ईस्वी से 1920 ईस्वी और चौथा है विकल्प 1868 से 1900 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा क्या है, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय था भारतेंदु युग का था। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आप देखेंगे समय सीमा से ही संबंधित है, द्विवेदी युग का समय क्या है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है 1930 से 1952 ईस्वी, दूसरा है 1920 से 1942 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1910 से 1932 ईस्वी और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सन 1900 से 1922 ईस्वी। तो द्विवेदी युग का समय क्या है, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग का समय है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप जरूर तैयार कर लेना। सन 1900 से 1922 ईस्वी के अंतर्गत का जो समय था द्विवेदी युग का समय था। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था कौन सी है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा है नागरी प्रचारणी सभा, तीसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली ये सभी संस्थाएं हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जीवन प्रवाह
किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है वियोगी हरि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की रचना है। किसकी? वियोगी हरि जी की रचना है। और अगला पांचवा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी कहानी किसकी रचना है? तो विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद और चौथा विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा। तो अपनी कहानी किसकी रचना है? यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी कहानी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। किसकी? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? दिए गए विकल्पों में से किसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और भक्ति काल को ही और किस नाम से जाना जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग। यदि प्रश्न आ जाता है कि हिंदी के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग या पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सूर सागर किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है तुलसीदास की, दूसरा है रसखान की, तीसरा है केशवदास की और चौथा है सूरदास की। तो सूर सागर, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी कौन सी? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा और एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके तैयार भी करा दूंगा। तो वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। जैसा कि आप सभी जानते हो, यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी की वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न, रामचंद्रिका किसकी रचना है? विकल्प इस प्रकार से हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशवदास। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका केशवदास जी की ही रचना है। किसकी? केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विकल्प इस प्रकार से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। कौन सी? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? तो विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प नंददास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कृष्णदास और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प इस प्रकार से, पहला है रोला, दूसरा विकल्प है बैरवे, तीसरा है दोहा और चौथा है चौपाई। तो तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, यहाँ पर कौन सा छंद है? चौपाई छंद है, क्योंकि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद का लक्षण है ये। अगला प्रश्न है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है 13-13, दूसरा है 11-11 मात्राएं और तीसरा है 12-12, चौथा है 14-14। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उत्तर क्या होगा? दोहे के पहले और तीसरे चरण में
13 मात्राएं होती हैं। और दोहे के यहाँ पर अगला प्रश्न भी आया है दोहे से ही संबंधित कि दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प इस प्रकार से हैं 16-16, 11-11, 12-12 या फिर 14-14। तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है नवरात्रि में समास है, तो जिस समास का पहला पद संख्या यानी गिनती बताने वाला हो वहां होता है कौन सा समास? वहां होता है द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास की पहचान है कि जहां पर पहला पद संख्या बताए और बाकी का पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां होता है द्विगु समास। और इसमें पहला पद है नौ यानी 9 और रात्रि यानी रातों का समूह या समाहार, नवरात्रि। तो यहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न है भाई बहन सुबह शाम आदि में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे पहला विकल्प है संक्षेप चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा विकल्प है अल्प विराम और चौथा है योजक चिन्ह। तो भाई बहन सुबह शाम आदि में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे यहां पर योजक चिन्ह, यहां पर ये जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है कृपा का तत्सम रूप क्या है? दिए गए विकल्पों में से कृपा का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कृपा हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम क्या होगा? तो आप सभी जानते हो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। अम्बुजल तोय आदि कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है परमौषध में संधि क्या है, यानी कौन सी संधि है? तो परमौषध में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी? वृद्धि संधि है। राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों मतैक्यम में संधि है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें भी वृद्धि संधि है। अगला यहां पर खंडबा जो कि 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 50 अंकों का होगा। इन प्रश्नों का आंसर आपको कॉपी पर लिखना होगा और जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे इनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा, यानी OMR शीट में आंसर फिल करना होगा। यदि आपसे 20 प्रश्नों का उत्तर सही होता है तो आपको पूरे 20 नंबर वो तो जरूर मिलेंगे और यदि गलत करते हैं आप तो उसका नंबर काट दिया जाएगा। यहां पर अगला है प्रश्न खंडबा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी वार्षिक परीक्षा में भी 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला है गद्यांश किस पाठ से? चलिए मैं आपको बता दूं। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितने ग्लानि हो रही है, यानी मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। यह जो है किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे अगला अथवा वाला गद्यांश है धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव तुम्हारी मेरी यानी तुम ही मेरी चिंता करो। तो यह किस पाठ से लिया गया है? क्योंकि इसमें भी पूछा गया है उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, तो आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। यदि पूछा जाता है संदर्भ लिखिए तो आपको संदर्भ लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखेंगे गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे कुल 6 नंबर के होंगे। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 नंबर के आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो अथवा में जो यह गद्यांश है किस पाठ से है? यह लिया गया है गुरु नानक देव। किस पाठ से लिया गया है? गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार कौन है गुरु नानक देव
शीर्षक पाठ के। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं रचनाकार। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 22 का, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे, यानी 2 पद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न होंगे। जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, यह किस पाठ से लिया गया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो है साखी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश, और जिसके रचनाकार हैं कबीर दास जी। और इनकी सभी साखियों को मैंने पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो, अपनी नोट्स बनाना चाहते हो, अपनी फेयर कॉपी बनाना चाहते हो, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला है यहां पर पद्यांश, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो यहां पर यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पंचवटी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? पंचवटी शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस पाठ के रचनाकार। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 23 का, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का पूछा जाएगा। संस्कृत के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। तो यहां पर श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। तो यह जो है यहां पर गद्यांश, यह किस पाठ से लिया गया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह लिया गया है किस पाठ से? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कृष्ण गोपालः नंदनः। किस पाठ से गद्यांश है? कृष्ण गोपालः। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, कृष्ण गोपाल नंदना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कृष्ण गोपाल नंदना। और इसके बाद अथवा वाला जो है यहां पर गद्यांश, स्वामिनः राम कृष्ण से जन्म बंगेश हुगली प्रदेश से कमार पुकुर स्थाने 1836 खिताब्दे अभवत। तो यह किस पाठ से लिया गया है? परमहंस। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, परमहंसः, परमहंसः राम कृष्णा, इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे, परमहंसः राम कृष्णा, इस तरीके से आपको लिख देना है। जिस पाठ का गद्यांश होगा उसी के अनुसार आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 पद्यांश आए हैं। पहला पद्यांश किस पाठ से है? चलिए मैं आपको बता दूं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम और सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य, यह किस पाठ से लिया गया है पद्यांश? तो यह लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। और दूसरा जो पद्यांश आया है, अक्रोधेन जयेत क्रोधमम साधु साधुना जयेत, तो यहां पर ये जो पद्यांश है यानी श्लोक है, यह किस पाठ से है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है सुभाषितान शीर्षक पाठ से। किस पाठ से लिया गया है? सुभाषितान। यहां पर मैं आपको लिखकर बता दूं, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर करना होगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 25 का इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिखा हुआ है। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा, उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने होंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का
जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित दो रचनाओं का नाम लिखना होगा और इसके लिए 4 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक वही आप लिखेंगे जो आपके पेपर में पूछा गया है, उसे आप नहीं लिखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत के प्रश्न आए हुए हैं, आपको किन्हीं दो प्रश्नों का ही उत्तर लिखना होगा जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको किसी एक का अर्थ बताना होगा और वाक्य प्रयोग करना होगा जिसके लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं, यानी 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। और प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ पर प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा इस प्रश्न का भी उत्तर आप कर सकते हो, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना और लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।